कि आप लोगों के साथ जो मैंने बात की थी कि इंशाल्लाह आप लोगों को मैं सिखाऊंगा ईसीजी सीरीज़ के बारे में। ठीक है जी, कि जो ईसीजी है आप लोगों ने इसको कैसे आसान तरीके से याद करना है। और चाहे कहीं पे भी जाके आप ईसीजी के ऊपर बात करें तो आप लोगों को हर एक चीज़ पता होना चाहिए। ठीक है जी, ईसीजी सीरीज़ के ऊपर हमने बात करनी है। देखिए जो ईसीजी है, व्हाट इज दिस इलेक्ट्रो, मतलब ये है कि दैट इज इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट। जब हम ग्राफिकली प्रेजेंट करते हैं इसको हम क्या कहते हैं, ईसीजी कहते हैं। कि हमारे हार्ट के अंदर इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है और इसी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को अगर हम एक ग्राफ के जरिए रिप्रेजेंट करें तो उसको हम क्या कहते हैं, दैट इज ईसीजी। अब ईसीजी के अंदर सबसे पहले अगर आप लोगों ने इसका डेप्थ समझना है, डेप्थ जानना है, तो हमें यह पता होना चाहिए कि जो कंडक्टिंग सिस्टम है हार्ट के अंदर वो हमें क्या बताती है। ठीक है जी, मैं थोड़ा सा बेसिक से स्टार्ट करूंगा और इस बेसिक के ऊपर आगे हम ईसीजी के अंदर बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीजें जो है वो डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। देखें सबसे पहले आप लोगों को मैं ये बता दूं कि जो कंडक्टिंग सिस्टम है इसके अंदर हमारे पास जो कंपोनेंट्स हैं उनमें से एक साइनो एट्रियल नोड है जिसको हम एसए नोड कहते हैं। ठीक है जी, फिर इसके बाद हमारे पास दैट इज इंटर नोडल पाथवे, मतलब इंटर नोडल पाथवे। अब ये जो इंटर नोडल पाथवेज होती हैं दैट इज इंटर नोडल पाथवे, ये टोटली हमारे पास तीन होती हैं जिसमें एंटीरियर, मीडियल और पोस्टीरियर है। ठीक है जी, दैट इज कॉल्ड इंटर नोडल पाथवेज। ये हमारे पास अलग से होते हैं तीन। ठीक है, फिर इसके बाद जो थर्ड नंबर पे आती है दैट इज एवी नोड। एवी नोड मीन एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड, ये हमारे पास नेक्स्ट चीज है। फिर चौथे नंबर पे हमारे पास नेक्स्ट जो है that is called a bundle of His, that is specialized type of cell present in the ventricle and that is responsible for the especially actually like for example the conduction system of the heart। फिर इसके बाद बंडल ब्रांचेस होती हैं, बंडल ब्रांचेस। और लास्ट जो है हमारे पास परकंजेस फाइबर होती है। तो जिस स्टूडेंट को पहले से ये पता हो कि हम जब ईसीजी पढ़ते हैं तो हमें इसके लिए कुछ बेसिक्स आने चाहिए। मिसाल के तौर पे हमें इसकी बेसिक्स में जाना चाहिए और जो बेसिक्स है वो आपकी स्टार्ट होती है कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ द हार्ट। ठीक है जी, अब यहां तक अगर आप लोगों ने चीजें सीख ली, अब आप लोग आगे जो है ना बताऊंगा कि इसको हमने याद कैसे करना है। ठीक है जी, हम यहाँ पे एक डायग्राम ड्रा करेंगे, सिंपल सी डायग्राम, और इसी डायग्राम के जरिए हम ईसीजी के कुछ पार्ट्स को जनाब क्या करेंगे, इसी के साथ को रिलेट करेंगे। देखिए आप लोगों ने मुझे ये बताना है, आप लोगों से लास्ट में कुछ क्वेश्चन करूंगा, जस्ट वेट फॉर दैट। ठीक है जी, अब देखें यहाँ पे मिसाल के तौर पे अगर हम बात करते हैं वी हैव टोटल 4 चेम्बर्स इन द हार्ट, लेकिन यहाँ पे जो मैं ब्लू कलर में ड्रा कर रहा हूँ द डी ऑक्सी, क्योंकि जो डी ऑक्सी ब्लड होती है दैट इज ब्लूइश इन कलर। मिसाल के तौर पे दैट इज एसवीसी, दैट इज सुपीरियर वीना केवा। और यहाँ से नीचे से जो वेन आती है जो राइट एट्रिया को ड्रेन करेगी इसको हम कहते हैं आईवीसी, दैट इज इंफीरियर वीना केवा। तो जब सुपीरियर वीना केवा और इंफीरियर वीना केवा दे बोथ ड्रेन इनटू विच चेंबर ऑफ द हार्ट, दैट इज राइट एट्रिया। ठीक है जी, फिर राइट एट्रिया से ब्लड राइट वेंट्रिकल में जाएगी और यहाँ से हम डिटेल में नहीं जाएंगे कि यहाँ पे ट्राइकस्पिड वाल होता है। फिर राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरीज निकलती है एंड दे लंग्स, ये लंग्स में जाके डीऑक्सी ब्लड को लेके जाती है और वहां पे जो डीऑक्सी ब्लड है दे बिकम ऑक्सीजनेट। और फिर पल्मोनरी वेन्स जो है ये टोटल चार होते हैं और पल्मोनरी वेन्स के जरिए लंग से जो ब्लड है वो लेफ्ट एट्रियम को मिलती है और लेफ्ट एट्रियम से ब्लड नीचे जाके लेफ्ट वेंट्रिकल को मिलती है। ठीक है जी, तो ये एक कंसेप्ट है जो आप लोगों ने समझना है। तो यहाँ पे ये पल्मोनरी आर्टरी है एंड दीज आर पल्मोनरी वेन, ये हमारे पास पल्मोनरी वेन्स होते हैं। ठीक है जी, अब देखिए थोड़ा सा इसको डिस्कस करते हैं एंड दैट इज द लंग्स विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। अब और से सुने, जो समझने वाली बात है जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि यहाँ पे जहाँ पे सुपीरियर वीना केवा ये ओपन होती है इन द वेज चैम्बर ऑफ द हार्ट राइट एट्रियम, तो उसकी बैक साइड पे यहाँ पे स्पेशलाइज्ड किस्म के सेल्स होते हैं, उनकी मास है उस कलेक्शन ऑफ सेल्स को जिसमें ये एबिलिटी नेचर ने रखी है कि दे प्रोड्यूस देयर ओन इम्पल्स विदाउट एनी स्टिमुलस। क्योंकि देखे नेचर का कानून ये है कि बॉडी के अंदर जहां पे कोई सेल है उसको जब हम स्टिमुलस देंगे, हम आगे कुछ एक्शन पोटेंशियल के बारे में, डीपोलराइजेशन के बारे में, रीपोलराइजेशन के बारे में, इसके ऊपर भी आप लोगों से बातचीत होगी। बट यहाँ पे जो सेल अल्लाह ने रखे हैं
इसके अंदर ये प्रॉपर्टी मौजूद है जो अपने मतलब इम्पल्स जो है बगैर स्टिमुलस की जनरेट कर सकती है। इसको हम कहते हैं एस ए नोड। अब यहाँ पे मैंने वन इसलिए लिखा कि यहाँ पे कोरिलेट करें। अब ये जो वन है, वन से मुराद यहाँ पे क्या है, एस ए नोड है। तो एस ए नोड प्रेजेंट पोस्टीरो लेटरली एट द अपर पार्ट ऑफ द राइट एट्रियम वेयर सुपीरियर विना केवा इज ओपन, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। ठीक है जी। फिर यहाँ पे देखें, आप लोगों को पता होगा ये राइट एट्रियम, दिस इज लेफ्ट एट्रियम। ये इसलिए दोनों अलग है कि इसके दरमियान ये सेप्टम है, दैट इज द सेप्टम विच डिवाइड राइट एट्रिया फ्रॉम लेफ्ट एट्रिया। तो इसको हम एंटर एट्रियल सेप्टम कहते हैं। अब देखें, यहाँ पे ये राइट वेंट्रिकल है और यहाँ पे ये लेफ्ट वेंट्रिकल है। ये क्यों कि यहाँ पे इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम है। लेकिन अगर हम इसकी बात करें, ये जो हॉरिजॉन्टल नजर आ रही है, ये वाली जो मैं थिक बनाता जा रहा हूँ, ये वाली, इस सेप्टम के जरिए ऊपर जो दो चेम्बर्स है ये एट्रियस कहलाते हैं, नीचे दो जो चेम्बर्स है ये वेंट्रिकल। तो इस उस सेप्टम को हम कहते हैं एवी सेप्टम, एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम, क्योंकि इस सेप्टम के ऊपर दो एट्रिया है और इस सेप्टम के नीचे दो वेंट्रिकल हैं। अब इस सेप्टम के ऊपर भी कोई ऐसे स्पेशलाइज किस्म के सेल्स पड़े हैं कि जरूरत पड़ने पे ये भी जनाब अपना इम्पल्स पैदा कर सकती है। इसको हम टू का नाम देंगे। टू से मुराद होता है कि दैट इज फॉर अस, दैट इज कॉल्ड दी ए, दैट इज कॉल्ड दी ए बी नोड। इसको हम सॉरी यहाँ पे थ्री का नाम देते हैं। तो ऊपर वन है और ये थ्री है, तो बीच में क्या रह गया, ये टू रह गया, इंटरनोडल पाथवे। तो देखे, इट मेक सेंस कि व्हेन दिस एसए नोड प्रोड्यूस इम्पल्स, दैट इम्पल्स विल गोस एंड रीचेस टू दी ए बी नोड। ये कहाँ पे आएगी, ए बी नोड, और इस तरह मिसाल के तौर पे ए से आएगी और इसको मिलेगी। तो ये तीन रास्तों के जरिए आती है। अब ये जो ग्रीन कलर के रास्ते मेरे बनाए हैं, ये दो नोड्स के दरमियान पाथवे है, इनको हम इंटर नोडल पाथवेज कहते हैं। तो आप लोग को ये पता होना चाहिए कि दो पाथवेज विच इज इन बिटवीन द नोड दे आर कॉल्ड इंटर नोडल पाथवेज। तो यहाँ पे ऊपर ऐसे नोड, फिर ए बी नोड, फिर इंटर नोडल पाथवेज। इसके बाद जो इम्पल्स है वो कहाँ पे जाएगी, बंडल ऑफ हिस, ये फोर्थ नंबर पे जाएगी, बंडल ऑफ हिस। फिर इसके बाद राइट बंडल ब्रांच और लेफ्ट बंडल ब्रांच, और आखिर में जाके एट द एंड इट विल रीच इनटू द परकंजिस फाइबर। ठीक है जी। अब ये अगर आप लोग को समझ आ गई, तो आगे जब हम ईसीजी पढ़ेंगे ना, कभी कभार आप लोगों को पता है कि ईसीजी के अंदर आप लोगों ने शायद ये नाम सुना होगा कि नहीं, कि व्हाट इज डेल्टा वेव। डेल्टा वेव आई डोंट नो कि आप लोगों ने पढ़ा है नहीं पढ़ा, क्योंकि जलालाबाद यूनिवर्सिटी जो है दे प्रोवाइड बेस्ट एनवायरनमेंट फॉर द स्टडी, बेस्ट टीचर फॉर द टीचिंग। तो आप लोगों को शायद ये पता भी होगा डेल्टा वेव, लेकिन फ्रेंकली स्पीकिंग मेजॉरिटी जो एफ एम जीज होते हैं इनको नहीं पता। इवन के आफ्टर ग्रेजुएशन जब हम एनआरई वन की तैयारी कराते हैं, नो बडी नो। डेल्टा वेव हम जब पढ़ेंगे ना ईसीजी के अंदर, ये थोड़ा सा अप स्ट्रोक वेव होती है और ये आर वेव से पहले पहले आती है। ये आप लोगों ने एक डिजीज का नाम सुना होगा, दैट इज कॉल्ड वुल्फ पार्किंसन वाइट सिंड्रोम। ये आप लोगों ने डेफिनेट सुना होगा, जिसको हम कहते हैं वुल्फ पार्किंसन वाइट सिंड्रोम, WPW। इसमें क्या होता है, एक्स्ट्रा सर्किट होता है जो एट्रिया से इम्पल्स को जनरेट करती है वेंट्रिकल की तरफ, बाईपासिंग द एवी नोड। तो जब आपको कंडक्टिंग सिस्टम पता है कि फिजियोलॉजी ये कहती है, तो जब हम आखिर आगे जाके सीरीज को बढ़ाएंगे, सब्सीक्वेंट लेक्चर्स के अंदर जब हम ये डिस्कस करेंगे, तो आप लोगों को पता चलेगा कि यार सर ने जो बेसिक पढ़ाई थी इसके ऊपर तो हमने ईसीजी जो है सारी की सारी ए टू जेड चीजें सीखी हैं। ईच एंड एवरीथिंग विल बी वेरी क्लियर। इट्स ऑल अबाउट कि आप लोग कितने इंटरेस्टेड है और आप लोग ये सीरीज कितना सीरियस लेके जाते हैं। अब और से सुने, मैं ऐसा करता हूँ, आप लोगों को यहाँ पे एक कंसेप्ट जो है ना वो सिखाता हूँ, एक कंसेप्ट सिखाता हूँ, और उस कंसेप्ट के तहत आप लोगों को यहाँ पे कुछ चीजें मैं ड्रा करूंगा, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। तो इसको आप लोगों ने सीखना है, इसको भूलना नहीं है, ठीक है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब और से सुने, ईसीजी यहाँ पे एक पेपर है, बेसिक को और से सुने, जितने लोग सुन रहे कान खोल के सुने, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द ईसीजी। अब और से सुने, यहाँ पे ईसीजी पेपर है। अब जब ऐसे नोट के साथ इम्पल्स है, तो इम्पल्स अभी तक जनरेट नहीं हुआ है। इमेजिन करें कि इम्पल्स अभी तक जनरेट नहीं हुआ है, दैट इम्पल्स प्रेजेंट इन दी ऐसे नोड। अब जब इम्पल्स जनरेट हो जाए, अब और से सुने, फिर वो इंटर नोडल पाथवे के जरिए ए बी नोड को मिलेगी। तो जो इम्पल्स है ये राइट एट्रिया से भी गुजरेगी और लेफ्ट एट्रिया से भी गुजरेगी, और लेफ्ट एट्रिया और राइट एट्रिया से इम्पल्स का गुजरना ये एक स्टिमुलस है उस सेल के लिए जो एट्रिया के अंदर है। तो जब स्टिमुलस एट्रिया के सेल को मिलेगी, तो हमें तो आइसो इलेक्ट्रिक लाइन के अंदर चेंज नजर आएगी,
और वो चेंज ऐसी अपवर्ड डिफ्लेक्शन की शक्ल में होगी, जिसको हम ईसीजी में पी वेव कहते हैं। अब ये जो पी वेव है, दैट इज द पार्ट ऑफ एट्रियल कंट्रैक्शन, जिसको हम एट्रियल सिस्टोल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एट्रियल सिस्टोल। अब इसके बाद ये जो इम्पल्स है, ये जब ए बी नोट को आएगा, तो ए बी नोट इस इम्पल्स को थोड़ी देर तक अपने आप तक रखेगा। ये इम्पल्स नीचे डायरेक्ट वेंट्रिकल में नहीं जाएगा, क्योंकि ये इम्पल्स इस ए बी नोड के अंदर थोड़ी देर के लिए स्टे करेगा, जिसको हम ए बी नोडल डिले कहते हैं। और फिजियोलॉजिकली दिस डिले इज इक्वल टू 0.1 सेकंड। और ये मैं प्रूफ करूंगा, क्योंकि आप लोगों से मैं ईसीजी सीरीज के एंड पे प्रैक्टिकल ईसीजी के पिक्चर दिखाऊंगा, और आप लोग कमेंट्स करेंगे, यू पीपल विल बी ईसीजी मास्टर एट द एंड ऑफ द। अगर आप लोग इस बेसिक को देखेंगे, तो आखिर में कुछ ईसीजी दिखा के आप लोग कहेंगे कि सर नाउ वी आर ईसीजी मास्टर। और कोई भी आप लोगों को इंशाल्लाह ईसीजी दिखाएगा, तो यू पीपल विल कमेंट ऑन इट। ठीक है जी, तो गौर से सुने। जब पी वेव एट्रिया की कंट्रैक्शन हमें बताती है, और एट्रिया कंट्रैक्ट हो जाए, तो फिर एवी नोड के अंदर जो इम्पल्स रहेगी, तो इसका मतलब यह है कि अब इम्पल्स एवी नोड में है, तो ये इम्पल्स न एट्रिया के पास है, नो वेंट्रिकल के पास है। तो यहाँ पे हमें कोई चेंज नजर नहीं आएगी, बल्कि दिस एरिया विल बी वेरी वेरी स्ट्रेट। अब पी वेव के बाद दिस स्ट्रेटनिंग ऑफ द लाइन, दिस आइसो इलेक्ट्रिक लाइन इन द ईसीजी, दैट इज शोइंग अस व्हाट आंसर इज एवी नोडल डिले। अब एवी नोडल डिले के बाद जो इम्पल्स है, वो वेंट्रिकल को मिलेगी, और वेंट्रिकल का वो पार्ट जो इस एवी नोड के साथ नजदीक है, इसको बाय द वे हम कहते हैं सेप्टल पार्ट, क्योंकि दिस पार्ट ऑफ द वेंट्रिकल नियर टू द एवी सेप्टम, सो दैट इज कॉल्ड सेप्टल पार्ट। फिर इसके बाद मेन मस्कुलर पार्ट है, इसके बाद आखिर में बेजल पार्ट। अब ये जो सेप्टल पार्ट है, ये थोड़ा सा छोटा है, तो हमें वेव ऐसे नजर आएगी। बट जब इम्पल्स नीचे मस्कुलर पार्ट में आएगी, जिसमें बल्क ऑफ द मसल मौजूद है, तो हमें डिफ्लेक्शन बहुत ऊपर नजर आती है, जो आर वेव है। और फिर नीचे आके जब बेजल पार्ट की होती है, वो हमें एस वेव की शक्ल में नजर आती है, जिसको हम ईसीजी के ऊपर क्या कहते हैं? क्यू आर एस कम्प्लेक्स कहते हैं, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ वेव्स कितनी है? 3 है। और ईसीजी का रूल ये है कि व्हेन वी कंबाइंड द वेव, सो वन और मोर देन टू वेव टुगेदर इज नोन एज कम्प्लेक्स। इसको हम क्या कहते हैं? कम्प्लेक्स कहते हैं। अब और से सुने, अब सवाल ये है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब वेंट्रिकल डीपोलराइज्ड हो रहा होता है, वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन हो रही होती है, तो क्यू आर एस कम्प्लेक्स। अब इस एस क्यू पर वेंट्रिकल बिकम कंप्लीटली डीपोलराइज। अब एनआरई वन के अंदर रिसेंटली जो एग्जाम क्वेश्चन आया था, ये मेजॉरिटी 90% लोगों ने गलत किया था। उन लोगों ने सवाल ये पूछा था कि वेंट्रिकल कंप्लीटली डीपोलराइज्ड एट विच स्टेज ऑफ द एसीजी। तो लोगों ने क्यूआरएस लिखा है। नहीं, मेरी बात गौर से सुने, वर्डिंग को सुने। वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन अकर इन पोलराइजेशन हो रही है किस में? तो आंसर इज क्यूआरएस। बट वेंट्रिकल व्हेन कंप्लीट देयर डीपोलराइजेशन, तो फिर उस डीपोलराइज स्टेट में कुछ देर तक रहते हैं, और वो एस के बाद आइसो इलेक्ट्रिक लाइन होता है, और इस आइसो इलेक्ट्रिक के बाद वेंट्रिकल जाके अपने आप को रीपोलराइज करेगी, जिसको हम फिर टी वेव कहते हैं। तो देखिए क्यू आर एस क्या है? दैट इज वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन, के पोलराइजेशन हो रही है। बट टी वेव क्या है? वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन, वेंट्रिकुलर डायस्टोल। बट ये जो एस टी सेगमेंट है, एस से लेके टी तक, एस टी सेगमेंट, इट शो वेंट्रिकल कंप्लीट देयर डीपोलराइजेशन। इसमें हो रही होती है, और इसमें कंप्लीट कर चुकी हो रहती है, क्योंकि दिस एस टी सेगमेंट changes in ECG we will discuss later is very important when we evaluate coronary artery diseases, especially angina, especially myocardial infarction. And then ST segment elevation, depending upon the lead, either it is in 2-3 AVF, either it is in V5 V6 AVL, either it is V1 V2, it is V3 V4। आप लोगों को ऐसे ट्रिक से कहूंगा कि ईसीजी लीड इंशाल्लाह जैसे देखेंगे, आप लोगों को पता चलेगा कि कौन सी लीड कहाँ पे लगानी है, और किस लीड के अंदर चेंजेस को देख के हमने कौन सा डायग्नोस करना है, क्योंकि एवरी लीड हैज देयर ओन क्लिनिकल इंपोर्टेंस। तो हमने फिर एसटी सेगमेंट, एक तो चेंजेस देखनी है, इट मे बी डिप्रेस्ड और इट मे बी एलिवेटेड, क्योंकि एसटी सेगमेंट डिप्रेशन और एसटी सेगमेंट एलिवेशन बोथ आर पैथोलॉजिकल। इसलिए मैं कहता हूँ बार बार फिजियोलॉजी सीखे,
यू पीपल विल बी अ गुड डॉक्टर। मुझे बाज़ औक़ात लोग कहते हैं कि सर एनआरई, मैं दो दफ़ा हंस के कहता हूँ एनआरई, जो बंदा आखिरी 1 मंथ में मेरे पास आए वो भी पास करके जाता है। और उन लोगों ने पास किया है। आप लोगों के कुछ सीनियर से बात हो रही थी कल, मुझे आसिफ भाई और कासिम भाई ने कुछ स्टूडेंट भेजे, तो मुझे कहते सर हम आजकल जिससे बात करते हैं तो ऐसा फील होता है कि यार एमबीबीएस तो कुछ जमाने में कुछ और चीज है, जब आपसे पढ़ा तो अब कुछ और चीज है। मुझसे अभी वो एफसीपीएस पार्ट 1 की तैयारी माशाल्लाह कर रहे। तो कहने का मतलब ये है, बार बार मैं ये बता रहा हूँ खुदा के बंदो, ईच एंड एवरीथिंग इज वेरी इजी बट यू पीपल शुड नो द बेसिक फर्स्ट। अगर आप लोगों को बेसिक पता है, अगर आप लोगों को ये पता है कि बेसिक के स्टार्ट कैसे करना है, बेसिक को समझना कैसे है, अंडरस्टैंडिंग पैथोलॉजी इज सुपर इजी, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। अब आप लोगों ने थोड़ा सा रिपीट करना है दिल में कि यहाँ पे देखे दिस पी वेव दैट इज कॉल्ड एट्रियल कंट्रैक्शन, एट्रियल सिस्टोल। फिर दिस ये जो है पी का मुआजना हमेशा हम आर से करते हैं, पी आर सेगमेंट या पी आर इंटरवल दैट इज एवी नोडल डिले। ये क्या है? एवी नोडल। अब एक पॉइंट आप लोगों ने समझना है, अगर हम पी के स्टार्ट से लेके यहां तक ले ले तो इसको पी आर इंटरवल कहते हैं। इंटरवल के अंदर वेव इंक्लूड होती है। बट अगर हम पी के एंड से लेके आर तक जाए तो उसको पी आर सेगमेंट कहते हैं। तो सेगमेंट में पी वेव एक्सक्लूड है बट इंटरवल में पी वेव इंक्लूड है। लेकिन ये क्लिनिकल इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है। बट आफ्टर द पी दिस आइसो इलेक्ट्रिक लाइन which is 0.1 second time that is very important, that should be every nodal delay। क्योंकि अगर ये 0.1 सेकंड से थोड़ा सा भी बढ़ जाए, 0.3 पे जाए, 0.4 पे जाए, दैट इज कॉल्ड एवी नोडल ब्लॉक, जिसको हम कार्डियक ब्लॉक या हार्ट ब्लॉक कहते हैं। और यहां से मैं आप लोगों को प्रूफ करूंगा प्रैक्टिकल ईसीजी के पिक्चर दिखा के कि भाई फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक क्या है, फिर सेकंड डिग्री टाइप 1 विंकी बैक हार्ट ब्लॉक क्या है, मोबेट्स टाइप 1 क्या है, मोबेट्स टाइप 2 क्या है, और कंप्लीट या थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक क्या है। तो उनको देखने के लिए हमें ये फिजियोलॉजी यहाँ की समझनी होगी, ठीक है जी। फिर इसके बाद जो क्यूआरएस है दैट इज वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन। बट जो एसटी सेगमेंट है कंप्लीटली वेंट्रिकल, मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा कि इसमें वेंट्रिकल नॉट डीपोलराइजेशन, वेंट्रिकल डीपोलराइज्ड, ये क्या है? डीपोलराइज्ड है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। और जो टी वेव है दैट इज वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन। अब वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन भी है, वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन भी है, बट एट्रिया डीपोलराइजेशन है। बट ईसीजी के अंदर हमें एट्रिया की रीपोलराइजेशन नजर नहीं आती। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि जो एट्रिया रीपोलराइजेशन है दैट इज हाइड बाय वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन। क्योंकि जब वेंट्रिकल डीपोलराइज कर रही होती है तो उस टाइम पे एट्रिया की रीपोलराइजेशन हो रही होती है, जो हमें फिर ईसीजी के ऊपर जो है वो नॉर्मली नजर नहीं आती है। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। अब देखें कुछ बेसिक आप लोग को यहाँ से सिखाऊं, मैं इसके ऊपर डिटेल लेक्चर इंशाल्लाह आने वाले टॉपिक में करूंगा, ताकि आप लोग जिंदगी भर कहे कि यार सर सादिक में नुस्खे बताए थे, लेकिन माशाल्लाह जिंदगी गुजर जाएगी, यू पीपल विल नेवर फॉरगेट इंशाल्लाह, ठीक है। बट प्लीज ऑलवेज स्टे विद द टीचर स्ट्रांग एंड बिलीव यू पीपल विल लर्न लॉट ऑफ थिंग, ठीक है। हम जब ईसीजी पेपर की बात करते हैं, ईसीजी पेपर, ठीक है जी, तो ईसीजी पेपर, पेपर ऑफ ईसीजी, इसकी जब हम बात करते हैं ना तो देखिए इसमें अगर आप लोग ईसीजी पेपर को देखें तो उसके अंदर आप लोगों को बॉक्सेस मिलेंगे, ऐसा है कि नहीं? आप लोगों ने मेडिकल के लिए ईसीजीज वगैरह किए होंगे, इसमें हमें ऐसे के ऐसे मिसाल के तौर पे बॉक्सेस नजर आती है, और उन बॉक्सेस के अंदर भी ऐसे ऐसे हमें लाइनिंग नजर आती है। तो अगर हम ईसीजी से एक बॉक्स उठाते हैं तो ईसीजी के पेपर में एक बॉक्स तो हमें एक बड़ा नजर आता है, और फिर इस एक बॉक्स के अंदर हमारे पास कई और भी ऐसे ऐसे छोटे छोटे बॉक्सेस होते हैं। तो प्लीज वन को हम कहते हैं दिस वन इज बिग स्क्वायर, ये क्या है? बिग स्क्वायर। बट अगर हम देखें इसमें एक रो में अंदर एक, दो, तीन, चार एंड पांच, तो देर इज 5, दैट इज कॉल्ड स्मॉल स्क्वायर, ठीक है जी। अब देखिए ईसीजी रूल ये है, ईसीजी रूल ये है, थोड़ा सा आप लोग को माइंड बना रहा हूँ कि हमने आगे इंटरेस्टिंग क्या चीज पढ़नी है, वो ये है, मिसाल के तौर पे अगर आप लोग को मैं ये बता दूं कि वन बिग स्क्वायर, अगर एक ईसीजी पेपर की हम बात करें जो बिल्कुल एक मिसाल के तौर पे आप कह सकते हैं स्टैंडर्ड की बात करें, तो एक बिग स्क्वायर को मशीन से गुजरने के लिए ईसीजी के अंदर जो टाइम चाहिए होता है 0.2 सेकंड होता है। कितना? 0.2। तो चले मेरा आप लोगों से सवाल ये है
कि एक स्मॉल स्क्वायर कितना होगा। अब आप लोगों को पता है कि एक बिग स्क्वायर स्टैंडर्ड कितना है 0.2। तो हम इसको एक बिग के अंदर कितने स्मॉल है 5 स्मॉल है, तो इसको 5 पे डिवाइड करें, दैट इज विल बी 0.04, नेवर 0.4, 0.04 इज वन स्मॉल, तो दैट इज इक्वल टू 0.2। तो एक बिग स्क्वायर जो है 5 पे डिवाइड करे तो एक स्मॉल आएगा, या एक स्मॉल याद करे 5 से मल्टीप्लाई करे तो एक बिग स्क्वायर आएगा। अब और से सुने, सवाल ये है, मैं एक ईसीजी पेपर के अंदर आप लोग को समझाने की कोशिश करूंगा। ये बिग स्क्वायर है और इसके अंदर ऐसे मिसाल के तौर पे 5 स्मॉल स्क्वायर है, और से सुनेंगे तो फिर मजा भी आएगा। ये मिसाल के तौर पे ऐसे जो है ना, मैंने 1 2 3 4 एंड 5, ये मैंने आप लोग को इस तरह बोले, और से सुने। अब सवाल ये है कि हमने ये कहा कि भाई जो एवी नोडल डिले है, अब ये जो एक बिग स्क्वायर है यहां से लेके यहां तक, और से सुने, दैट इज इक्वल टू वन बिग स्क्वायर इज इक्वल टू 0.2 सेकंड। इसके साथ आप लोग एग्री हैं 0.2। तो इसका मतलब ये है कि भाई एवी नोडल डिले कितना है 0.1। इसका मतलब ये है, ये जो आइसो इलेक्ट्रिक लाइन है, आइसो इलेक्ट्रिक लाइन, ये इसके हाफ का बराबर होना चाहिए। हाफ इसलिए कि अगर ये पूरा 0.2 है तो ए वी नोडल डिले तो 0.1 होता है। तो फिर इसके आगे जो पी वेव है ना, पी वेव, ये भी 0.1 होना चाहिए। तो अगर पी वेव एक मिसाल के तौर पे हाफ बिग स्क्वायर के बराबर है, यहां से लेके यहाँ 2.5 स्मॉल स्क्वायर, और यहाँ पे भी देखें ये ए बी नोडल डिले भी 2.5 स्मॉल स्क्वायर है, देन इट विल बी नॉर्मल। और ये जो क्यू आर एस कम्प्लेक्स है, ये भी तकरीबन 2.5 स्मॉल स्क्वायर होती है, ये मैं सिखाऊंगा आप लोग को। अब एक ईसीजी है जिसमें पी वेव इज 2.5 स्मॉल स्क्वायर, बट ए बी नोडल डिले या ए बी नोड इज गोइंग लाइक दिस, और फिर यहाँ पे क्यू आर एस आ रहा है। फिर इस तरह मिसाल के तौर पे सेम, जितना यहाँ पे एक्सटेंड है उतना नेक्स्ट में भी है, उतना थर्ड में भी है, उतना फोर्थ में भी है। इसको कहते हैं कांस्टेंट प्रोलॉन्गेशन ऑफ पी आर इंटरवल। तो अगर पी आर इंटरवल 2.5 स्मॉल स्क्वायर से 5 स्मॉल स्क्वायर, तो 5 स्मॉल स्क्वायर इज वन बिग स्क्वायर। अगर 0.1 की बजाय 0.2, 0.2, 0.2, लेकिन एक जैसा बढ़ता जा रहा है, इसमें चेंज नहीं आ रही। जितना एक स्ट्रिप में है उतना दूसरे में है, इतना तीसरे में है। बट हर स्ट्रिप के अंदर शर्त यह है कि एक जो है इंटरवल के बाद क्यू आर एस जरूर आता है। क्यू आर एस को हम बीट कहते हैं। तो ऐसा कंडीशन जिसमें पी आर इंटरवल कांस्टेंट प्रोलॉन्ग हो बट इसमें क्यू आर एस मिस ना हो, इसको क्या कहते हैं, फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक। सो दीज पेशेंट कैन एक्सीडेंटली डायग्नोज, these patients do not have any symptom and we should treat this patient कंजर्वेटिवली, और इसकी एक्टिव ट्रीटमेंट जो है वो जरूरी नहीं होता। तो देखिए एक छोटी सी पॉइंट्स है, मैंने आप लोग को कितना क्लिनिकल पॉइंट की तरफ ले गया। तो इसी तरह के ईसीजी हम आगे पढ़ेंगे, फिर प्रैक्टिकली आप लोगों को सिखाऊंगा यहाँ पे इमेजेस दिखा के ईसीजी आप लोगों ने याद कैसे करनी है। ग्रुप में आप लोग 250 लोग हैं, मुझे सुन रहे तकरीबन 30 प्लस, आई डोंट नो कितने लोग हैं। यार मत सोए, बाद में रोएंगे रोएंगे। 60 70 लाख लगाने के बाद जो चीज़ समझ नहीं आई, वो इंशाल्लाह आप लोगों का दोस्त, आप लोगों का टीचर फ्री में आप लोगों को कराएगा। बस ट्रस्ट करें और हमें जो है अप्रिशिएट करें, हम इंशाल्लाह आप लोगों के लिए करते रहेंगे। सो दैट इज व्हाट ऑल अबाउट फॉर टुडे। इंशाल्लाह आगे हम मजीद उसको बेहतर करेंगे। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज। अभी आप लोग आखिरी 4 मिनट रहते हैं, कोई बंदा कुछ ऐड करना चाहे तो प्लीज बताए, और आज का सेशन आप लोगों को कैसे लगा, जी आप लोग बता सकते हैं। जी, एनी वन वांट टू आस्क एनीथिंग, और आप लोगों को आज का जो लेक्चर है वो कैसे लगा। तो अगर आप लोगों को मज़ा आ चुका होगा तो इंशाल्लाह हम और भी इंशाल्लाह आप लोगों के लिए अच्छा करेंगे। तो प्लीज़ एनी वन वांट टू से समथिंग, प्लीज दे कैन टेल मी, ओनली 3 मिनट्स आर रिमेनिंग। जी, एनी वन। शाबाश, दिस इज वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। वेरी गुड, शाबाश। देखिए, चले जी, थैंक यू सो मच। आप लोगों ने कुछ नहीं पूछना, इट्स मीन कि आप लोगों ने माशाल्लाह सीखा है, और आप लोगों ने एंजॉय भी किया है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने बहुत कुछ पढ़ा, और थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने टाइम दे दिया। ठीक है जी, इंशाल्लाह हाइपरटेंशन तो आज नहीं बताएंगे, क्योंकि हाइपरटेंशन इंशाल्लाह आसिम भाई जब उसका वक्त आएगा तो फिर बताएंगे। अभी आज तो हम ईसीजी सीरीज पढ़ चुके हैं, ईसीजी के ऊपर हम बातें करेंगे, हाइपरटेंशन विल बी
नेक्स्ट टाइम। तो चले, मुझे अपनी दुआ में याद रखे। थैंक यू सो मच। अपने दोस्तों को मोटिवेट करें। आप लोग मोटिवेट हो जाए, सर सादिक विल गिव यू टाइम, एवरी डे आई विल गिव यू टाइम। बट आप लोग जो है ना अपने आप को मोटिवेट करें। और ये बातें जिंदगी में इंशाल्लाह एक वक्त आएगा कि आप लोग कहेंगे कि यार सर ने हमें सिखाया है, और सर ने हमें जो है एक किस्म की हेल्प की है, अप्रिशिएट की है, एक किस्म की गाइडलाइन प्रोवाइड की है। और इंशाल्लाह आप लोग आगे इसका फ़ायदा भी देखेंगे। तो थैंक यू सो मच। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। इंशाल्लाह सी यू सून विद द नेक्स्ट। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह फिर आगे जब हम डिस्कस करेंगे तो कोशिश करेंगे कि इसके अंदर जो है मज़ीद जो है ना हम आप लोग को ऐड करें। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच। जज़ाकल्लाह। ठीक है।